जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं जो जनन स्वास्थ्य से ही संबंधित है और यह इस चैप्टर का 9वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो बना चुके हैं और उसके द्वारा हम बहुत सारे चीज़ों को सीख चुके हैं। ये जो आज का टॉपिक है ये जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि। यहाँ पे हमने लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक विधियों का वर्णन करें, नेचुरल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आखिर प्राकृतिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में देखिए, इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, उसको पूरा वर्णन करना था और ये पूरे 5 मार्क का था। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि हमारे जीवन से डायरेक्ट इसका लिंक है, हमारे जीवन से डायरेक्ट इसका जुड़ाव है। तो इसलिए इसके सभी कंसेप्टों को, इसके सभी आयामों को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना है ताकि हम अपना एक कंसेप्ट डेवलप कर सके, कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में और एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक विधि। तो पहले समझिए कि जनसंख्या नियंत्रण, ये जनसंख्या नियंत्रण कहते किसको हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पहले क्या है कि जब कोई लड़का और लड़की शादी करता है तो वो दंपति कहलाता है। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या होता है कि अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करना, क्योंकि इस सृष्टि में जीवन का चक्र कब तक चलेगा, तब जब तक कि कोई दंपति संतान की उत्पत्ति करता रहेगा। अगर संतान की उत्पत्ति बंद हो जाएगा तो फिर क्या ये सृष्टि चलेगा? तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी जीव अगर यह चाह ले कि हमें अब जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, अपने संतानों की उत्पत्ति नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, वो जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो वंश गति को बरकरार रखने के लिए अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन संतान का ये जो जन्म लेने का सिलसिला है, इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको पूरी तरह से अक्षुण्ण बनाए के रखने के लिए क्या है कि हमें नए शिशुओं को जन्म देना पड़ता है। और तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बात है कि कितने बच्चों को जन्म दें, क्योंकि हर एक जीव में प्रजनन करने की प्रचुर क्षमता है, उसके पास प्रचुर क्षमता है कि वो कई बच्चों को जन्म दे सकता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो फिर ऐसा होगा कि पृथ्वी पर पैर रखने का भी जगह नहीं होगा, इतना ज़्यादा क्षमता है। तो ये निर्भर करता है हम लोगों की अपनी मानसिकता पर और हमारी सोच पर, हमारी डिमांड पर कि हम कितने बच्चों को जन्म दें। और इसके लिए बहुत सारे देश के अलग अलग कानून हैं कि आपको इतना बच्चा ही रखना है, और जहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है, जो सरकार की नीतियाँ हैं, तो उन सब बातों के द्वारा ये बहुत सारे तथ्य निर्धारित होते हैं। लेकिन जैसे भारत में ही देखें तो पहले क्या था कि कुछ सालों पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाया गया था, जिसमें हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था। तो ये एक लोगों से अपील की गई थी कि जो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या उसको रोकने के लिए आप हर एक दंपति मात्र 2 ही संतान की उत्पत्ति करें, जिसके कारण क्या होगा कि जनसंख्या को रोका जा सकता है। ये सरकार की पॉलिसी थी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बायोलॉजिकली देखें, अगर हम जैविक रूप से देखें, तो प्रत्येक मनुष्य में यह क्षमता है कि वो कई बच्चों को जन्म दे सकता है ना। तो आखिर उसको कैसे रोका जाए? अब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में जब हम आते हैं तो देखिए, और इसी चीज़ को लिखना भी है, इसी चीज़ को समझना भी है। जब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय हैं। पहला उपाय है प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि जिसको नेचुरल मेथड्स कह सकते हैं। दूसरा है कि भौतिक विधि जिसको फिजिकल मेथड्स कह सकते हैं, या इसको अवरोधक विधि भी कहते हैं, जिसको बैरियर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जनसंख्या नियंत्रण के 2 विधि हैं। पहला है प्राकृतिक विधि जिसको कहते हैं नेचुरल मेथड्स, और दूसरा है भौतिक विधि जिसको फिजिकल मेथड्स, या इसी का दूसरा नाम है अवरोधक विधि जिसको बैरियर मेथड्स कहते हैं।
तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है प्राकृतिक विधि, इसका अध्ययन अभी हम लोग करेंगे फिजिकल मेथड्स का। चूँकि अगर दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप लोगों का कंसंट्रेशन स्थिर नहीं रह पाएगा और वीडियो थोड़ा सा उबाऊ हो जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या किया कि 2 पार्ट में बांट दिया है। आज एक वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विधि, फिर अगले वीडियो में भौतिक विधि का वर्णन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इससे क्या होगा कि समझ भी ज़्यादा विकसित होगी और थोड़ा रुचिकर भी लगेगा वीडियो, और समझने में भी आसानी होगी और मन उबेगा नहीं। तो चलिए प्राकृतिक विधि को देखते हैं। देखिए प्राकृतिक विधि क्या है। प्राकृतिक विधि उसको कहते हैं जो नेचुरली हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहरी किसी एजेंट का, कोई कारक का, किसी का ज़रूरत नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो क्या है, प्राकृतिक विधि है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आवधिक संयम। आवधिक संयम जिसको कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंस। पीरियोडिक एब्स्टेंस। देखिए आवधिक संयम, पहले शब्द को समझे। इस शब्द का क्या मतलब है। संयम, संयम का मतलब क्या होता है, अपने आप पर नियंत्रण, खुद पर कंट्रोल रखना, ठीक है। तो अपने आप पर कंट्रोल रखें तो क्या, तो फिर बात आता है कि फिर जब अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे तो फिर बच्चा पैदा कैसे करेंगे, आखिर संतान की उत्पत्ति कब हो, कैसे होगी, और अपने आप को कंट्रोल करें तो कब करें, है ना। तो इसका हम डिटेल से ऐसे पढ़ाएंगे जब मासिक चक्र पढ़ाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा रिस्क जोन है, किस दिन हम लोग को क्या अपने लाइफ पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाना है, किस दिन परहेज करना है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो प्रत्येक स्त्री में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको कहते हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में देखिए यहाँ पे हमने लिखा MC, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, MC कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र, या इसी का नाम होता है आवर्त चक्र। इसी का एक और नाम होता है ऋतुस्राव चक्र। इसी को महीना भी कहता है। गांव घर में अक्सर महिलाओं के मुंह से सुनते होंगे, जो अनपढ़ भी है, जिनको कुछ नहीं मालूम, वो भी क्या कहती हैं, महीना हो रहा है, या इसको माहवारी भी कहते हैं। तो मासिक चक्र जो होता है, जिस दिन मासिक चक्र शुरू हुआ उससे हम काउंटिंग करेंगे, उससे 10वां दिन से लेके 17वां दिन तक, मतलब 10 से 17। मान लिया जाए कि किसी स्त्री में 2 तारीख को पीरियड शुरू हुआ, मतलब 2 तारीख से उस ब्लीडिंग शुरू हुआ, तो उसमें 10 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 10 = 12वां दिन, और फिर 17, तो 2 जोड़ 17 = 19वां दिन। अर्थात 2 तारीख से शुरू हुआ था, ये डेट है 2 तारीख, मतलब 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक उसको क्या करना है कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, उस पीरियड में सहवास नहीं करना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। तो इसी को कहते हैं आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब क्या हुआ, एक खास अवधि में, एक खास पीरियड में क्या करना है कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसे पीरियड में पढ़ाएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बीच का समय होता है, 14th डे जो होता है, उस समय क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पे हम अगर बनाते हैं, जैसे ये गर्भाशय है, देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे अंडाशय है, ये अंडाशय है। अब देखिए यहाँ से अंडाणु ओवम जो है मैच्योर होके निकलेगा, और ये हुआ गर्भाशय, ये हुआ फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे आएगा। तो ये 14th डेज मतलब 14वां दिन क्या होता है, इस अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो अगर उस समय उसको स्पर्म मिल गया, तो स्पर्म कैसे मिलेगा, जब उसका मेल पार्टनर उसके स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे स्पर्म पहुँच जाएगा। तो अंडाणु चूँकि यहाँ पे मिल गया और शुक्राणु इधर से आ गया बाहर से, तो क्या हुआ, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेगा तो फिर क्या हुआ, निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो फिर क्या होगा, वो जाइगोट का निर्माण होगा, और फिर वो एम्ब्रियो के रूप में यहाँ गर्भ में बच्चा शिशु विकसित होगा और वो गर्भ ठहर जाएगा।
तो इसलिए क्या है कि गर्भ नहीं ठहरे, इसलिए क्या करना है कि आवधिक संयम बरतना है। मतलब एक खास समय में पीरियड शुरू होने के बाद 10वां से 17वां दिन तक परहेज करना है, शारीरिक संपर्क नहीं बनाना है, शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, सेक्स अनसेफली नहीं करना है। मतलब अनसेफली का मतलब बिना कंडोम का सेक्स नहीं करना है। दूसरा है कि बाह्य रसखलन। दूसरी एक विधि है प्राकृतिक विधि के अंतर्गत बाह्य रसखलन, जिसको कहते हैं अंतरित मैथुन, या इसको विड्रॉल भी कहते हैं, या क्वाइटस इंटरप्शन भी कहते हैं, इंटरप्टस। ठीक है, बाह्य रसखलन। देखिए इसमें क्या होता है कि जिस समय सहवास या मैथुन दोनों एक ही शब्द है, तो जिस समय क्वाइटस होता है, शारीरिक संबंध बनता है, तो उस समय क्या होता है कि मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना के अंदर प्रवेश करता है। मेल का जो पेनिस होता है उसका दो काम होता है। पहला काम होता है शरीर से मूत्र को बाहर निकालना, और दूसरा काम क्या होता है कि स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में प्रवेश कराना, जो कि सहवास के दौरान, मैथुन के दौरान या सेक्सुअल रिलेशन जब बनाते हैं तो उस समय ये एक्टिविटी होता है। तो अगर देखिए, तो क्या एक बताए थे वीडियो में, जिसमें हम बताए थे कि सेक्स का जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि एक स्टेप होता है जब मेल अपना पेनिस फीमेल के वेजाइना में प्रवेश कराता है, और फिर मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब अंदर बाहर की ओर इसका पेनिस का मूवमेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब पुरुष चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, और उस स्थिति में स्पर्म निकलने ही वाला होता है। मतलब पुरुष के शरीर से स्पर्म निकलने ही वाला होता है। वैसी स्थिति को में क्लाइमेक्स में क्या होता है कि अगर क्षणिक देर भी हुआ, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अगर 1 सेकेंड का कुछ थोड़ा सा भी भाग अगर देर हुआ तो स्पर्म क्या होगा, तुरंत इजेकुलेट हो जाएगा, स्पर्म का रस खलित हो जाएगा, स्पर्म बाहर निकल जाएगा। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए कि फीमेल के वेजाइना के अंदर, मतलब फीमेल के योनि के अंदर जो पेनिस प्रवेश किया हुआ प्रविष्ट है, उसको अगर बाहर निकालकर अगर वीर्य को रसखलित कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोका जा सकता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कि सहवास या मैथुन के दौरान वीर्य रसखलन होने के ठीक पहले सीसन या लिंग, चूँकि दोनों एक ही शब्द है, सीसन और लिंग एक ही शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको अगर किसी एक भी शब्द से भेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं हो आगे चलकर। तो सीसन या लिंग, या इसी को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिस को मादा योनि का इंग्लिश होता है वेजाइना, तो मादा योनि के बाहर निकालकर वीर्य को गिराना चाहिए। इसका मतलब है कि स्पर्म जब निकलने ही वाला हो तो फीमेल के वेजाइना में नहीं गिराकर पेनिस को बाहर खींच लीजिए, और उसको क्या करना है कि बाहर में गिराना है। तो इससे भी क्या होगा, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जा सकता है, और इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है पुरुष के साथ कि उस समय खुद पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और इसके लिए आत्मनियंत्रण का बहुत ज़रूरी होता है, कंसंट्रेशन का होना बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में आत्मनियंत्रण न हो, उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो, और उसको उस समय अपने आप को काबू नहीं कर पाए, तो क्या होगा कि क्षणिक भी देर होने पर स्पर्म फीमेल के शरीर के अंदर, उसके वेजाइना के अंदर ही निकल जाएगा, जिसके कारण स्पर्म चलते हुए इस यूटेरस होते हुए यहाँ फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, और इधर से ओवम आएगा। तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर शिशु का निर्माण हो जाएगा, तो फिर गर्भ ठहर जाएगा। इसलिए क्या है कि इसको प्रैक्टिस करने की चीज़ है, और इसको आत्मनियंत्रण के साथ और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि स्पर्म किसी भी परिस्थिति में वेजाइना के अंदर नहीं जाए। पहली बात। दूसरी बात, कई परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि जब स्पर्म फीमेल के वेजाइना से जब पेनिस निकालकर बाहर में स्पर्म गिराया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब देरी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेनिस बाहर निकालते फीमेल के योनि के ऊपर, मतलब वेजाइना, जैसे ये वेजाइना है तो वेजाइना के सतह के ऊपर स्पर्म गिर जाता है। तो अब मन में बात आता है कि हम तो अंदर स्पर्म डाले नहीं है, स्पर्म तो बाहर गिरा है, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, चूँकि
जिस समय सेक्सुअल रिलेशन होता है, जिस समय शारीरिक संबंध बनता है, तो उस समय क्या होता है, विस्कोसिटी वहाँ पर ज़्यादा होता है। वेजाइना के अंदर म्यूकस की मात्रा ज़्यादा होता है। और स्पर्म में आप लोग जानते होंगे, ऐसे ये स्पर्म की संरचना हम नहीं पढ़ा है, उसमें बताएंगे कि स्पर्म का जो संरचना होता है तो उसमें ये जो नीचे का पोर्शन है इसको कहते हैं टेल। ऊपर हेड है और नीचे टेल है। ये टेल क्या करता है, पूंछ उसको चलने में मदद करता है। तो चूंकि वेजाइना उस समय चिपचिपा रहता है, विस्कस रहता है, गाढ़ा वहाँ पे तरल पदार्थ रहता है, अगर वेजाइना के ऊपरी सतह पर भी अगर स्पर्म का एक बूंद भी अगर गिर गया तो बहुत सारे शुक्राणु क्या है कि उस विस्कोसिटी के कारण, चिपचिपे पदार्थ के कारण वो अंदर की ओर घुस जाएंगे। और जब अंदर प्रवेश कर गए तो फिर संभावना ऐसी है कि वो अंडाणु से जाकर मिल सकते हैं, उससे जाके संलयित हो सकते हैं और इसके कारण फिर शिशु का निर्माण हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही सावधानी की चीज़ है कि आप ये तो प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा। और इसका सावधानी ये रखना है कि जब भी स्पर्म को हम बाहर में बाहर स्खलित करें, बाहर में जब इजेकुलेट करें, तो आप फीमेल के बॉडी से थोड़ी दूरी बनाकर, जहाँ पे स्त्री है उसके योनि से थोड़ी दूरी बनाकर आप स्पर्म को रिलीज करें, स्पर्म को बाहर इजेकुलेट करें, जिसके कारण क्या होगा कि किसी भी परिस्थिति में फीमेल के योनि से स्पर्म का टच नहीं हो पाएगा। और इस तरह से क्या होगा, हम अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोक सकते हैं। और यह जनसंख्या नियंत्रण का एक सशक्त विधि है। ज़्यादातर शादीशुदा व्यक्ति इस माध्यम को अपनाते हैं और इस तरीके को अपनाकर वो क्या करते हैं कि जनसंख्या को रोकते हैं। देखिए होता क्या कि आफ्टर मैरिज, अब जैसे कई व्यक्तियों में ऐसा देखते होंगे, कई दंपतियों में, कि एक शिशु हुआ नहीं कि फिर उसको लगातार दूसरा शिशु कुछ ही अंतराल के बाद हो जाता है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो असावधानी के कारण भी होता है। वो चाहता है कि हम दो बच्चों के बीच में गैप रखें, लेकिन वो गैप नहीं रख पाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है। और जब भी स्पर्म को रिलीज करें तो फीमेल के बॉडी से बाहर रिलीज करें और थोड़ी दूरी बनाकर रिलीज करें, जिसके कारण क्या होगा कि अंडाणु और शुक्राणु को आप रोक सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो अगर ये फेल हो गया, कई बार होता है कि दो बच्चों के बीच में गैप नहीं रहने के कारण क्या होता है कि जो बच्चा कुपोषित हो जाता है, बच्चा को ठीक से दूध नहीं मिल पाता है, स्तनपान नहीं होने के कारण क्या होता है, उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुकता है। और जो फीमेल होती है उसका भी शारीरिक जो विकास होना चाहिए, शरीर को जो एनर्जी मिलना चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाता, जिसका कारण हमेशा बच्चा भी बीमार रहती है, उसकी माँ भी बीमार रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा भी स्वस्थ हो, उसे सही से पोषक तत्व मिले, सही से उसे माँ का दूध मिले। तो दो बच्चों के बीच में दूरी रहनी चाहिए, गैप रहना चाहिए। और उसके लिए सबसे सशक्त उपाय है कि बाह्य स्खलन। जब भी आप सेक्सुअल रिलेशन बनाएं तो स्पर्म को फीमेल के बॉडी में नहीं डालकर, बल्कि अपना स्पर्म निकलने के ठीक पहले आप बाहर पेनिस को खींच लें और बाहर में ही स्पर्म को इजेकुलेट करें, बाहर में ही रसखलित करें। तीसरा एक पॉइंट है कि स्तनपान अनावर्तन। ये स्तनपान अनावर्तन क्या है, लैक्टेशन एमेनोरिया, ये क्या है? इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे प्रसव के बाद कोई बच्चा जन्म लिया, डिलीवरी हुआ, तो ये जो डिलीवरी उसी को प्रसव कहते हैं। तो ये प्रसव के बाद प्राकृतिक रूप से प्रत्येक स्त्री में क्या होता है, जो ही बच्चा का जन्म हुआ तो स्तन में दूध भर आता है और वो दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है। तो माँ को चाहिए कि अपना दूध बच्चों को भरपूर पिलाए। और जब भरपूर दूध पिलाएगी तो क्या होगा कि माँ का भी मानसिक और इमोशनल तो अटैचमेंट बढ़ेगा ही, और उसके साथ साथ उसका फिजिकल हेल्थ भी सही होगा। और बच्चों का इम्यून पावर जो है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी ज़्यादा होगा। और बच्चों का क्या होगा, सही रूप से उसका शारीरिक विकास हो पाएगा, उसका मानसिक विकास हो पाएगा और उसको सब कुछ पोषक तत्व मिलेगा। लेकिन अभी के दौर में हम लोग क्या देखते हैं कई बार कि बच्चा का जन्म हुआ और स्त्री जो है, जो माँ है, वो कहती है कि मेरे स्तन में दूध ही नहीं है, बच्चा के लिए दूध ही नहीं है, और वो क्या करती है, डिब्बा का दूध उसे पिलाने लगती है। तो डिब्बा का दूध जो है वो वैकल्पिक दूध है, वो अल्टरनेटिव है, ना कि उसका
पूरी तरह से कम मतलब माँ के दूध का पूरा विकल्प वो नहीं है। वो कुछ हद तक बच्चा को पोषक तत्व प्रोवाइड करेगा, उसको उपलब्ध कराता है। लेकिन माँ का दूध जो है, जो प्राकृतिक रूप से स्तन में है, वो बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है। आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि गाय का बछड़ा जन्म लेने के बाद क्या डिब्बा का दूध पीता है? क्या बकरी का बच्चा डिब्बा का दूध पीता है? नहीं, वो तो अपने माँ का ही दूध पीता है। जब प्रकृति ने हर एक जीव का निर्माण किया, जब बच्चों को जन्म दिया, तो स्वाभाविक है उसका भोजन का भी व्यवस्था कर चुका है। और माँ के स्तन में इतना दूध पर्याप्त मात्रा में है कि वो बच्चा का पेट भर सके। इसलिए हर एक माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को भरपूर दूध पिलाएं, स्तनपान कराएं। लेकिन अभी एक फैशन का दौर चल गया है जिसमें क्या है कि माँ स्तनपान कराने से कतराती है। इसका बहुत सारा सोशल इशू भी है, इसका बहुत सारा कारण भी है, जो आगे हम लोग जब स्तन कैंसर हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका जिक्र करेंगे कि क्या क्या इसका गलतफहमी है, जिसके कारण स्तनपान कई महिलाएं तो जानबूझ के नहीं कराती, कि कई महिलाओं में ऐसा समस्या भी होता है कि दूध ही नहीं बनता है। और दूध नहीं बनने का एक प्रमुख कारण जो होता है उसमें एक टेंशन है, तनाव। क्योंकि ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और ये जो तनावपूर्ण माहौल में जो महिलाएं रहती है, तनाव के कारण क्या होता है कि उसके अंदर हार्मोनल बैलेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्योंकि लैक्टोजेन एक हार्मोन होता है बॉडी में, लैक्टोजेन हार्मोन। तो लैक्टोजेन हार्मोन अगर सही सलामत शरीर में निकलेगा तभी जाकर दूध बनेगा। तो ये लैक्टोजेन हार्मोन को ही, तनाव के कारण क्या है कि लैक्टोजेन हार्मोन ही ठीक से नहीं रिलीज होता है। जब लैक्टोजेन हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि दूध नहीं बनेगा। इसलिए हर एक दूध पिलाने वाली माँ जो है, जो अपने शिशुओं को स्तनपान कराती है, उससे चाहिए कि आप हमेशा खुश रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप खुश रहिएगा, आप तनाव मुक्त रहिएगा, तो शरीर में लैक्टोजेन हार्मोन ठीक से बनेगा। और जब लैक्टोजेन हार्मोन ठीक से बनेगा तो आपके स्तन में दूध भी बनेगा, और वो जो दूध है वो बच्चों का आहार है। इसके कारण क्या होगा, आपका बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होगा, वो अपनी माँ का दूध पीकर खुश भी होगा और उसे पूरी तरह से पोषक तत्व भी मिलेगा। तो ये तो रहा स्तनपान के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो माताएं अपने शिशु को भरपूर स्तनपान कराती है तो उसमें पीरियड भी लेट से शुरू होता है। उसमें मासिक चक्र जो है, अगला जो महीना होगा वो लेट से शुरू होगा। और इस तरह से क्या होगा, जब लेट से मासिक चक्र शुरू होगा तो अंडाणु भी तो परिपक्व होकर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में निकलेगा नहीं। जब अंडाणु परिपक्व होकर नहीं निकलेगा तो फिर अगर उस पीरियड में अगर शारीरिक संबंध बनता है तो स्वाभाविक सी बात है स्पर्म जाएगा, तो फिर स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं होगा। जब स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं होगा तो फिर नया बच्चा का जन्म नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने उसी बात को लिखा है कि प्रसव के बाद शिशु को भरपूर दूध पिलाने से मासिक चक्र, जिसको पीरियड कहते हैं, या इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, देर से शुरू होता है। इसके कारण अंडाणु परिपक्व होकर बाहर नहीं निकलता है। परिणामतः शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जा सकता है। इस दौरान शिशु को बाहर से अतिरिक्त दूध नहीं देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब स्तनपान कराते हैं तो बाहर से अगर आप दूध देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा का पेट तो कुछ बाहरी दूध, डिब्बा वाला दूध से भी भर गया है। जब डिब्बा वाला दूध से पेट भर गया है तो माँ का दूध तो कम पिएगा। इसलिए डिब्बा का दूध पे आप बच्चे को डिपेंड ना करें, बल्कि अपना दूध खुद पिलाएं। इसके कारण क्या होगा कि बच्चा भरपूर दूध पिएगा और इसके कारण आपका पीरियड लेट से शुरू होगा। जब स्त्री में पीरियड लेट से शुरू होगा तो फिर क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा कि गर्भधारण की क्षमता को हम लोग लगभग शून्य कर सकते हैं। लेकिन कब तक? 4 से 6 महीना, मिनिमम 4 महीना और मैक्सिमम 6 महीना तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पीरियड को रोक सकते हैं। तो जो महिला अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है तो उसमें पीरियड लगभग 4 से 6 महीना तक डिले करवा सकते हैं। जब पीरियड ही डिले होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि संतान भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडाणु ही नहीं निकलेगा। अंडाणु नहीं निकलेगा तो फिर शुक्राणु बेचारा क्या करेगा? क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेगा तभी ना होगा, तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो शुक्राणु अकेले तो बाप करके कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस अवधि में क्या है कि 4 से 6 माह तक होती है, जिसमें गर्भधारण की संभावना लगभग, सुन यहाँ पे लगभग हम लिखें,
100% नहीं, मैक्सिमम चांस है कि लगभग शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद ये विधि उतना कारगर नहीं है। अगर कोई माँ 1.5 साल तक कोई स्त्री अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, 1 साल तक पिला रही है, 2 साल तक दूध पिलाए, तो इसका मतलब नहीं कि 2 साल तक उसका पीरियड रुका रहेगा। ये मैक्सिमम 4 से 6 महीना है, मैक्सिमम 6 महीना तक है, उसके बाद तो पीरियड हो ही जाना है। तो इसका मतलब कम से कम 6 महीना तक तो शिशु अगला बच्चा होने को रोक सकते हैं, 6 महीना ही सही, है ना। हालांकि इसमें संभावना असफल होने की भी ज़्यादा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का फिजिकल बनावट अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का जो है गतिविधि, शारीरिक क्रियाएं, मतलब शरीर का अंदर का जो थोड़ा सा सिस्टम है वो सब थोड़ा अलग अलग होता है। हालांकि इसमें असफल होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन फिर कुछ हद तक ये सही है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। जहाँ संभावना है कि मान लीजिए जाए कि किसी बच्चे का जन्म आज हुआ और अगले ही महीना मालूम चला फिर दूसरा गर्भ ठहर गया, उससे तो अच्छा है कि कम से कम 6 महीना तो टाला जाए इस चीज़ को, है ना, इस विधि से। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसका पहला है आवधिक संयम, मतलब एक खास अवधि में वाइफ हस्बैंड को आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। यहाँ पे वाइफ हस्बैंड करना सामाजिक रूप से सही है, लेकिन बायोलॉजिकली कहें तो स्त्री पुरुष का हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि वाइफ हस्बैंड नहीं रहेगा फिर भी हो सकता है, ये तो सामाजिक एक रिश्ता है वाइफ हस्बैंड। लेकिन अगर स्त्री और पुरुष इस पीरियड में शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा तो क्या होगा, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है वायरस स्खलन, जिसकी चर्चा हम लोग किए कि स्पर्म को मादा के योनि में गिरने से पहले ही बाहर निकाल देना, अर्थात स्पर्म को बाहर में हम लोग इजेकुलेट करेंगे, रसखलित करेंगे। और तीसरा है स्तनपान अनावर्तन, मतलब बच्चे को भरपूर दूध पिलाना। तो ये 3 तरीका है जिसके द्वारा हम लोग प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जो केमिकल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं, या वेरियर मेथड्स जो हमने लिखा है, या फिजिकल मेथड्स भी कहते हैं। रासायनिक विधि कहिए, भौतिक विधि कहिए, या अवरोधक विधि कहिए। इसके द्वारा क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक गोली, कंडोम का इस्तेमाल, फिर ये कॉपर टिक क्या है, माला डी क्या है। तो ये सब चीज़ की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसलिए आज हम लोग प्राकृतिक विधि को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में रासायनिक विधि को अध्ययन करेंगे और उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर कंडोम का इस्तेमाल करके कैसे गर्भधारण को रोका जा सकता है, या गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करके या फिर जो कॉपर टी का क्या काम है, कॉपर टी कैसे रोकता है, इन सब चीज़ों का डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये जो जनसंख्या नियंत्रण का जो प्राकृतिक विधि है ये पूरी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और एक एक करके नोट कीजिए पॉइंट वाइज, और इसको समझिए। जहाँ समझ में आए तो वीडियो को रीप्ले करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं है तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हम देख सकें कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है और आपकी समस्या का समाधान कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।